लेकिन वही मैंने बोला कि इन्होंने ज़बरदस्ती घुसाया हुआ है 2 चीज़ों को। तो इस वजह से जो है वो वहाँ पे आपको कॉशियस होना पड़ेगा और आपको समझ में आएगा कि ये 2 अलग-अलग स्टेटमेंट एक ही में मर्ज की हुई हैं। तो इस लॉजिक से सेकंड स्टेटमेंट जो है वो गलत होना चाहिए और सेकंड आप हटाओगे तो सी पार्ट होगा इसका आंसर एंड आपको नहीं भी पता हो तो भी आप अपने सेंट फ्रांसिस ज़ेवियर का आपको इतना आइडिया ना हो तो भी आप निकाल सकते हो। अब हम लोग आते हैं अगली टेक्नीक पे कि जब 2 सेंटेंसेस जो है वो मर्ज होते हैं एक सेंटेंस में। जब आपको लगे कि यूपीएससी जो है वो ज़बरदस्ती 2 चीज़ें एक में घुसेड़ने की कोशिश कर रही है कि अलग-अलग चीज़ें हैं बट एक ही में लाने की कोशिश कर रही है, उस समय आपको वहाँ पे कॉशियस हो जाना है कि भाई यहाँ पे जो है वो कोई ना कोई पक्का इसने गेम खेला है। ये वाला मैं गलत करके आया था उस साल 2021 में। तो बाद में मैंने एनालाइज़ किया, फिर मैं बताऊँगा कैसे मैंने सही किया। हाँ, 2023 में। तो पहला अगर हम लोग स्टेटमेंट पढ़ते हैं, तो सेंट फ्रांसिस ज़ेवियर वाज़ वन ऑफ द फाउंडिंग मेंबर्स ऑफ द जेसुइट ऑर्डर। हो सकता है को-फाउंडर्स तो स्टार्टअप के काफ़ी होते हैं, तो हो सकता है। सेकंड वाला पढ़ें, तो सेंट फ्रांसिस ज़ेवियर डाइड इन गोवा एंड अ चर्च इज़ डेडिकेटेड टू हिम देयर। ओके। इसमें आप देखोगे कि 2 स्टेटमेंट जो है वो अलग-अलग एक ही में उन्होंने मर्ज की हुई हैं कि पहले तो वहाँ पे गोवा में ही डेथ हुई और वहीं पे चर्च उनका बन गया। थर्ड पार्ट देखेंगे तो उसमें लिखा हुआ है द फीस्ट ऑफ सेंट फ्रांसिस ज़ेवियर इज़ सेलिब्रेटेड इन गोवा ईच ईयर। तो ठीक है, मतलब गोवा में तो हमको पता है, आइडिया है थोड़ा कि वहाँ पे क्रिश्चियनिटी है, तो फीस्ट किसी भी बड़े पर्सनैलिटी का फीस्ट होना, रिलीजियस पर्सनैलिटी का फीस्ट होना बड़ी बात नहीं है, हो सकता है। तो ठीक है, मतलब आप इसको फर्स्ट और थर्ड का तो इश्यू नहीं है, इश्यू है सेकंड का। लेकिन वही मैंने बोला कि इन्होंने ज़बरदस्ती घुसाया हुआ है 2 चीज़ों को। तो इस वजह से जो है वो वहाँ पे आपको कॉशियस होना पड़ेगा और आपको समझ में आएगा कि ये 2 अलग-अलग स्टेटमेंट एक ही में मर्ज की हुई हैं। तो इस लॉजिक से सेकंड स्टेटमेंट जो है वो गलत होना चाहिए और सेकंड आप हटाओगे तो सी पार्ट होगा इसका आंसर एंड आपको नहीं भी पता हो तो भी आप अपने सेंट फ्रांसिस ज़ेवियर का आपको इतना आइडिया ना हो तो भी आप निकाल सकते हो। अब मैंने इसको लगाया कैसे, यूज़ कैसे किया मैंने इसको? तो 2023 का ये क्वेश्चन था होम गार्ड्स के ऊपर। अब होम गार्ड्स के ऊपर पढ़ के मैं नहीं गया था, कोई नहीं जाता। होम गार्ड्स आर रेस्ड अंडर द होम गार्ड्स एक्ट एंड रूल्स ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट। तो 2 चीज़ें जैसे मुझे यहाँ पे डाउट हुआ, मैं ये नहीं बोलूँगा कि ये मैं जो सोच रहा था वो सही है, बट मैं वही बोल रहा हूँ कि इट्स अ गेम ऑफ प्रोबेबिलिटी एंड यूज़ ऑफ पीवाईक्यू। वो लगेंगे या तो मतलब लगने का चांस होता भी नहीं होता है, प्रोबेबिलिटी ज़्यादा हाई है इसलिए मैं वहाँ पे लगाया मैंने, कि उन्होंने 2 चीज़ें की हैं, होम गार्ड्स एक्ट एंड रूल्स ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट। ठीक है? तो मुझे डाउट हुआ, मैंने कहा चलो ठीक है इसको बाद में देखेंगे, सेकंड पे आते हैं। The role of the home guard is to serve as an auxiliary force to the police in maintenance of internal security. जनरल स्टेटमेंट है, इंटरनल सिक्योरिटी में काफ़ी चीज़ें आती हैं, काफ़ी ऑर्गनाइज़ेशंस इन्वॉल्व होती हैं, होम गार्ड भी हो सकते हैं। तो थर्ड स्टेटमेंट है, टू प्रिवेंट द इन्फिल्ट्रेशन ऑन द इंटरनेशनल बॉर्डर कोस्टल एरियाज़ द बॉर्डर विंग होम गार्ड्स बटालियंस हैव बीन रेज़्ड इन सम स्टेट्स। ठीक है, कोस्टल स्टेट्स अपने काफ़ी हैं, वहाँ पे जो है वो भाई इंटरनल सिक्योरिटी के लिए जो है वो सेटअप हो सकता है, कोई बड़ी चीज़ थोड़ी है। तो ये भी जनरल स्टेटमेंट है। पहले पे मुझे डाउट है। अब उसमें आप देखोगे कि आपको थर्ड स्टेटमेंट से भी क्लू मिलेगा और वैसे जो मैंने बताया कि 2 स्टेटमेंट 2 चीज़ें एक साथ घुसेड़ी हुई हैं, उससे भी आपको मिलेगा। कि रूल ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट से डाउट था बिकॉज़ पुलिस जो है वो अगर हम लोग देखें तो वो स्टेट गवर्नमेंट के कंट्रोल में होती है, ना कि सेंट्रल गवर्नमेंट के। ऐसे ही मुझे लगा कि होम गार्ड्स भी होता होगा। और थर्ड स्टेटमेंट भी इसको थोड़ा हद तक जस्टिफाई कर रहा है क्योंकि इसने बोला है कि कुछ स्टेट्स में जो है वो बेसिकली होम गार्ड्स को, बटालियंस को जो है वो रेज़ किया गया है। अगर सेंट्रल गवर्नमेंट का होता तो हर स्टेट में होता। तो ये मैंने लॉजिक लगाया एंड देन फिर मैंने पहला स्टेटमेंट मुझे नहीं लग रहा था और 2 स्टेटमेंट मुझे जनरल स्टेटमेंट लग रहे थे जो कि सही होने की प्रोबेबिलिटी है। मैंने ओनली 2 टिक किया एंड देन बी पार्ट था आंसर एंड सही हो गया। अब यहाँ पे इसका काउंटर आर्गुमेंट भी आता है कि ऐसा नहीं कि आप जो है वो जहाँ पे आपको लगे कि अच्छा एंड बट यूज़ कर लिया तो वो गलत ही होगा। इसमें कहीं-कहीं पे वो सही भी होता है। क्यों सही होता है, कहाँ पे आपको सही करना है, वो भी मैं बताऊँगा इसमें। तो बेसिकली पहला अगर हम लोग पढ़ें, इन इंडिया द बायोडायवर्सिटी मैनेजमेंट कमिटीज़ आर की टू द रियलाइज़ेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द नागोया प्रोटोकॉल। जिसने थोड़ा बहुत पढ़ा है उसको पता होगा कि ये स्टेटमेंट सही है। सेकंड वाले पे आप आओगे तो द बायोडायवर्सिटी मैनेजमेंट कमिटी हैव important functions in determining access and benefit sharing, including the power to levy collection fees on the access of biological resources within its jurisdiction. तो इसमें जैसे मुझे वहाँ पे डाउट हुआ था थोड़ा कि जैसे उन्होंने इंक्लूडिंग वर्ड यूज़ कर लिया, तो मतलब बेनिफिट शेयरिंग वाला तो चलो ठीक है, एक्सेस एंड बेनिफिट शेयरिंग, बट इतनी भी और अलग से पावर दे दी कि लिवाई कलेक्शन फीस ऑन द एक्सेस ऑफ बायोलॉजिकल रिसोर्सेज। तो मुझे लगा कि यार ज़बरदस्ती घुसेड़ रहे हैं, कहीं गलत तो नहीं है वो। बट मैं वहाँ पे ये सही करके आया था, वो मैंने सही इसलिए किया बिकॉज़ दिस स्टेटमेंट इज़ आल्सो अ बिट जनरल, क्योंकि ये इनेबल कर रहा है, ये किसी से कोई पावर जो है वो ले नहीं रहा है। ये बायोडायवर्सिटी मैनेजमेंट कमिटी को एक पावर दी गई, काम ही है कि बेसिकली ऑब्जेक्टिव ऑफ द नागोया प्रोटोकॉल जो है वो फॉलो करे।
तो वहां पे जो है वो बेसिकली अगर कोई किसी ने गलत काम किया तो उसको इतनी भी तो पावर देगा ना कि भाई उसके ऊपर कोई फीस लगाओ या फिर जो है वो उसको पेनल्टी लगाओ, थोड़ी बहुत तो पावर उनकी भी होगी। तो इस वजह से जो मैंने अभी बोला वो हो सकता है आपको कंफ्यूजन लगे थोड़ा। इसको मैं अपने कोर्स में और क्लैरिफाई करूंगा कि कैसे जो है वो सही तरीके से हो सकता है। बट इसलिए मैंने ये सही किया था, एंड देन आंसर इसका सी मैंने क्लिक किया एंड वो सही हो गया।